बचपन से हमें बताया जाता है ना कि स्ट्रेंजर से कभी बात नहीं करनी, ऐसे इंसान से कभी कुछ भी ना लेना जिसको आप जानते ना हो। एंड आई प्रॉमिस कि आज का ये केस सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमारे माँ बाप कितना सही बोलते थे। ये केस सुन के मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ ये असली में हो चुका है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हर एक इंसान को एक अलग नजर से देखोगे। 16 साल की क्रिस्टीनी सेल्विन जो फिलीपींस के लापू लापू सिटी के एक छोटे से गांव में रहती थी, वो हर संडे की तरह शाम 4 बजे अपनी माँ को बता के चर्च के लिए निकल जाती है, जो कि उसके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और वो चर्च मिनिस्ट्री में एज अ वॉलंटियर भी काम करती थी। देखते ही देखते शाम के 7 बज गए, बट क्रिस्टीना अभी तक अपने घर नहीं आई थी। क्रिस्टीना की माँ टेंशन में आ रही थी और जब ये बात वो उसके पापा को बताती है तो पापा कहते हैं कि थोड़ा वेट कर लो, वो आ जाएगी। शाम के 8 बज गए थे और अब दोनों ही माँ बाप बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे थे क्योंकि इस वक्त तक क्रिस्टीना घर वापस आ जाया करती थी। क्रिस्टीना की माँ लॉर्डेस सेलिमन अब परेशान होकर फिलीपींस पुलिस को कॉल करती है। अगले दिन मंडे की सुबह को एक किसान जब खेतों में गया तो उसने वहां पे एक लाश पड़ी हुई देखी। उस लाश को देखने के बाद उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगा दिया और उनको यहाँ पे आने के लिए बोला। और ये बात पता लगते ही गांव के बाकी लोग भी वहां पे पहुंच गए। जब पुलिस ने उस लाश को देखा तो मानो उनके होश ही उड़ गए थे। उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान की लाश है। उस डेड बॉडी के शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं थे, बस एक जीन्स थी एंड वो भी घुटनों के नीचे तक उतरी हुई थी। उस लाश का चेहरा बुरी तरीके से आधा काटा गया था, मानो किसी धारदार चीज से काटा गया हो। और उसके पूरे शरीर पे बहुत सारे स्टैबिंग के निशान थे एंड उस लाश का पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उन गांव के लोगों की भीड़ में से 2 लोग निकल के आते हैं और उस लाश और उसके कपड़ों को देखकर वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये उन्हीं की बेटी क्रिस्टीनी है। पुलिस को अब तक ये लग रहा था कि क्रिस्टीनी की मौत गले पे किसी धारदार चीज से मारने की वजह से हुई है एंड ये एक मर्डर या रेप का मामला है। लेकिन जब ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आई तो बात कुछ और ही थी। जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आई तो उन रिपोर्ट्स में ये लिखा था कि ना ही सिर्फ क्रिस्टीनी के चेहरे को काटा गया है, बल्कि उसके सर को ऊपर से फाड़ के उसमें एसिड भी भरा गया था, जिसके उसका दिमाग, उसकी जॉज और उसका मुंह पूरी तरीके से जल के गल चुका था। जिसने भी क्रिस्टीनी को मारा था उसने उसकी गर्दन को फाड़ के उसके अंदर भी एसिड भर दिया था, जिससे उसकी गर्दन अंदर से बुरी तरीके से जल के गल चुकी थी। उसके चेहरे के साथ साथ उसका ट्रैकिया, उसके गर्दन के कुछ पार्ट्स, उसका दाया कान, यहाँ तक कि उसकी जुबान भी गायब थी। जब उसके साथ ये सब हो रहा था तब क्रिस्टीनी जिंदा थी। क्रिस्टीनी के शरीर पे बहुत सारे स्टैबिंग के निशान थे एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये भी मालूम पड़ा था कि उसकी मौत किसी रस्सी से गला घोटने की वजह से हुई है। लोगों को जैसे इस भयानक केस के बारे में पता चला वो सब सड़कों पे उतर आए और क्रिस्टीना के लिए इंसाफ मांगने लगे। पुलिस को मामला शांत करवाने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में ये लिखवाना पड़ा कि क्रिस्टीना का कभी रेप हुआ ही नहीं था। पुलिस ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बताया कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, क्रिस्टीना के किसी रिचुअल्स के चलते बलि चढ़ाई गई है, या फिर जिसने भी ये किया है उसने हाई अमाउंट ऑफ ड्रग्स कंज्यूम कर रखे थे। फिर गवर्नमेंट को भी इस केस में दखल देना पड़ा और गवर्नमेंट ने उस मर्डर पे $2 मिलियन का इनाम भी रखा। लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि लोग उठ उठ के किसी पे भी इल्जाम लगा रहे थे। और जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करती थी तो उनको कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता था। और ये सब देखने के बाद वहां की गवर्नमेंट ने इस केस को वहां की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनबीआई को सौंप दिया। एनबीआई ने इस केस को शुरुआत से जानने की कोशिश की और उन्हें वहां के सीसीटीवी कैमरास को भी बहुत ज्यादा अच्छे से चेक किया। एनबीआई उस चर्च में गई जहाँ पे क्रिस्टीना जाया करती थी और उन्हें वहां पे जाके वहां की लॉग बुक चेक करी। वहां पे क्रिस्टीना की एंट्री थी और एग्जिट 6:15 के आसपास का था। वो चर्च में हर संडे 7 बजे तक रहती थी, लेकिन उस दिन वो 6:15 बजे ही निकल गई। और यहीं पे सीसीटीवी कैमरा में एक फुटेज निकलती है जहाँ पे क्रिस्टीना एक आदमी के साथ उसी रोड पे चल रही होती है।
क्रिस्टीनी एंड उस आदमी की शक्ल सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिख रही थी, जिस वजह से उस आदमी की पहचान कर पाना मुश्किल था। एंड ये वो आखिरी बार था जब लोगों के द्वारा क्रिस्टीनी को जिंदा देखा गया था। एनबीआई ने इस केस को समझने के लिए अपनी पुरानी फाइल चेक करी एंड उन्हें एक ऐसा ही सिमिलर केस मिला जिसमें जॉनस नाम के आदमी ने इसी शहर में कई साल पहले एक ब्रूटल मर्डर करा था। एंड जॉनस जेल से अपनी सजा काटने के बाद इसी गांव में वापस आके रहने लगा था। एंड बिना देरी किए एनबीआई ने तुरंत जोनस को जाके पकड़ लिया और अपनी तरीके से पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेकिन जोनस अपनी बात पे अड़ा रहा। वो कहता रहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मैंने कई साल पहले एक मर्डर किया था, लेकिन इस मर्डर में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जोनस ने एनबीआई को बताया जिस वक्त ये सब हुआ था उस रात वो अपने काम पे था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे बॉस से भी पूछ सकते हैं। जब एनबीआई ने उसके बॉस से पूछताछ करी तो उसने बताया कि जॉनस की नाइट शिफ्ट थी और वो पूरी रात मेरे साथ ही यहाँ पे काम कर रहा था और अगले दिन सुबह को वो घर गया था। यहाँ पे लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। एनबीआई के जब सारे रास्ते बंद हो गए तो एनबीआई ने क्रिस्टीना के माँ बाप से पूछताछ करी और उनको पता चला कि क्रिस्टीना को के पॉप वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बाकी आप एक बार उसका फोन चेक कर लीजिए क्योंकि वो पूरा टाइम अपने फोन में ही लगी रहती थी। फिर एनबीआई ने क्रिस्टीना का फोन चेक किया। यहाँ पे उनको एक नंबर दिखा जो कि जॉन नाम के एक लड़के का था और वो क्रिस्टीना का एक्स बॉयफ्रेंड था। जॉन प्राइमरी सस्पेक्ट बन गया था क्योंकि क्रिस्टीना ने अपनी मौत के कुछ दिन पहले ही जॉन से ब्रेकअप किया था। पुलिस को लगने लगा कि जॉन ने गुस्से में आके क्रिस्टीना का मर्डर किया है और पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे जॉन को उसके घर से अरेस्ट कर लिया और उससे कुछ देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे जॉन पे मर्डर का चार्ज लगा दिया और पुलिस ने कोर्ट में भी यही बताया कि जॉन ही ने क्रिस्टीना को मारा है। बट जॉन की मॉम ने बताया कि जिस दिन क्रिस्टीना का मर्डर हुआ था जॉन उस दिन अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलने गया था और ये बात उन्होंने अपने आसपास के पड़ोसियों से भी क्लियर करवाई। और जॉन की माँ ने ये भी कहा कि अगर उनके बेटे ने मर्डर किया होता तो वो भाग जाता, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो जॉन ने ही दरवाजा खोला और जॉन का जब ड्रग टेस्ट करवाया गया तो वो भी नेगेटिव आया। लेकिन पुलिस का मोटिव इस केस को बंद करना था क्योंकि उनके पास मीडिया और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। जॉन को सस्पेक्ट एंड गिल्टी करवा के अंदर करवा दिया गया। लोगों को समझ में आ गया था कि पुलिस सिर्फ अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है, लेकिन कोर्ट ने जॉन के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए। 2 अप्रैल 2019 क्रिस्टीना के मर्डर के 22 दिन बाद उसकी बॉडी को उसके ग्रेव से निकाला गया एंड एक बार फिर से उसकी ऑटोप्सी कराई गई। और इस बार जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में निकला, आप लोग शायद सुन के एक बार ये सोच में पड़ जाएंगे कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। इन रिपोर्ट्स में ये लिखा था कि क्रिस्टीनी के साथ कई बार रेप हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू डाल के कई बार अंदर घुमाया गया जिस वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए और बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट इज जब उसके सर को फाड़ के उसमें एसिड डाला जा रहा था तब भी क्रिस्टीनी जिंदा थी। वो चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। 21 अप्रैल 2019 लापू लापू सिटी के गांव की दुकान में चोरी होती है, लेकिन दुकान के ओनर ने उस चोर की शक्ल देख ली। ओनर उसके पीछे भागने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी कुछ लोकल्स ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रोनिटो बताया और उसने बताया कि वो बहुत टाइम से चोरियां कर रहा है, लेकिन 22 अप्रैल को उसको रिमांड में लिया और उससे अच्छे से पूछताछ करी। लेकिन जो उसने बताया वो सुन के पुलिस वालों के होश उड़ गए क्योंकि जिसे इतने टाइम से पुलिस और ये पूरा देश ढूंढ रहा था वो रोनिटो ही था। फरवरी 2019 जब क्रिस्टीना का ब्रेकअप हुआ तो उसे कुछ दिनों बाद सीजे दियाज नाम के फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातें होना शुरू होती हैं और क्रिस्टीना को वो आदमी बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों के बीच में धीरे धीरे न्यूड्स वगैरह शेयर होना स्टार्ट हो गई और 4-6 महीने के बाद क्रिस्टीना उस इंसान से मिलने के लिए बोलती है और दोनों 10 मार्च को सेक्रेड हार्ट चर्च के बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। क्रिस्टीना 6 बजे वहां पे पहुंच जाती है और सीजे दियाज को मैसेज करके बोलती है कि तुम कहाँ हो
और वो कहता है कि मैं यही हूँ, तुम कहाँ हो। लेकिन उस टाइम सामने से एक 43 इयर्स का आदमी चलते हुए आता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन क्रिस्टीना ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और उसने बोला कि मैं यहाँ पे सीधे दियाज से मिलने आई हूँ, तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं ही सीधे दियाज हूँ। लेकिन क्रिस्टीनी बोलती है कि मैं जिससे बात करती हूँ उसकी उम्र लगभग 22 साल है, लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो। लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे फेक आईडी बना के बात करता था। दोनों के बीच में बहुत बहस होती है और थोड़े टाइम बाद क्रिस्टीनी अपने घर के लिए निकल जाती है। रॉनीटो क्रिस्टीनी के पीछे पीछे जाने लगा और उससे कहने लगा कि हाँ, मैंने तुमसे फेक आईडी बना के बात तो की कई महीनों तक, लेकिन जो मेरा प्यार और मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे को लेकर वो वही सेम है। एंड ये बात तो आपको शायद क्लियर ही हो गई होगी, जो सीसीटीवी कैमरा में पहले एनबीआई को आदमी दिखा था वो यही रॉनीटो ही था, जो क्रिस्टीनी के साथ रोड के साइड में चल रहा था। रॉनीटो 43 इयर्स का था, उसकी एक शादी भी हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे भी थे। रॉनीटो का काम दिन भर सिर्फ ड्रग्स करना रहता था, जिसकी वजह से उसको कई बार पुलिस भी उठा के लेके जा चुकी थी। रास्ते पर रॉनीटो क्रिस्टीनी से बस यही कहता चला आ रहा था कि एक जगह हम दोनों बैठ के बात करते हैं ना, मेरे को तुम्हारे साथ ही रहना है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और एक जगह रुक के क्रिस्टीनी गुस्से में आके चिल्ला के रॉनीटो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। और ये बात सुनते ही रॉनीटो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के एक सुनसान खेत में लेके चला जाता है। रॉनीटो ने एनबीआई को बताया, जब उसको गुस्सा आया तो उसी के साथ साथ उसको अचानक से क्रिस्टीनी की सेक्सुअल पास्ट लाइफ याद आ गई थी कि कैसे उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स रहा होगा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में। एंड ये बात याद करते ही उसने अपना सीजर निकाला और 30 बार क्रिस्टीनी की बॉडी पे अटैक करा। उसने उसी सीजर से क्रिस्टीनी के फेस को 2 हिस्से में काटा था। क्रिस्टीनी का कई बार रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स में मेटल वेपन्स डाल के उसके इंटरनल ऑर्गन्स फाड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। एंड जब रॉनीटो के कपड़े खून से गंदे हो गए थे तब वो रात के अंधेरे में जाके अपने घर से कपड़े चेंज करके आया और एसिड की बॉटल भी लेके आया। जब वो वापस आया तो उसने क्रिस्टीनी का सर फाड़ा, उसकी गला काटा और उसमें एसिड भर दिया। एंड उसको लगा कि इसके बाद उसकी कोई भी पहचान नहीं कर पाएगा। और रिनॉल्टो ने बताया कि उसने गर्दन और चेहरा काटना यूट्यूब और फेसबुक की वीडियो से सीखा। ये सुनते ही पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान इतना भयानक काम कर सकता है। 25 मई 2019 जिस दिन उसको सजा मिलने वाली थी तो पुलिस उसके सेल में उसको लेने जाती है, लेकिन पुलिस देखती है कि रिनॉल्टो ने अपने सेल के अंदर सुसाइड कर ली।